रात के 3 बजे दरवाजे पर जोरदार दस्तक। थक थक थक। लतिका नींद से छिड़कर उठी, दरवाजा खोला। क्या हुआ माँ जी? फूल देवी ठंडी आवाज में बोली। इतनी देर से उठी हो, चलो जल्दी रसोई में। लतिका मन ही मन बड़बड़ाई। अभी तो 3 ही बजे हैं। रसोई में भारी बोरे की तरफ इशारा करते हुए फूल देवी बोली, 10 किलो साबूदाना खिचड़ी बनाओ। लतिका का चेहरा पीला पड़ गया। साबूदाने का नाम सुनते ही दिल दहशत से धड़कने लगा। ना, नहीं, साबूदाना। उसके होंठ कांप उठे। क्यों है उसे इस नाम से डर? क्यों सास उसे इतनी खिचड़ी बनाने पर मजबूर कर रही है? और आखिर वो राज क्या है? जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। शाम का समय था। लतिका अपने कमरे में आराम से बैठकर मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। तभी घर का दरवाजा खुला और उसकी माँ अंकिता अंदर आई। चेहरे पर हल्की नाराजगी थी। आज तो तूने व्रत रखा है ना? अंकिता ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। लतिका ने बेजान सी आवाज में कहा, हाँ माँ, रखा है, और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। अंकिता को शक हुआ। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर लतिका के कमरे तक पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर झांकते ही उनका माथा ठनका। लतिका बिस्तर पर बैठी पिंजा खा रही थी, कानों में ईयरफोन लगाए, दुनिया से बेखबर। लतिका। अंकिता की तेज आवाज सुनकर लतिका चौंक गई। माँ, वो बस। ये कैसा व्रत है? सुबह से कह रही थी व्रत रखा है और यहाँ पिज्जा खा रही हो। तुझे पता है ये सब रस्में हमारे परिवार में कितनी मान्य है? अंकिता का गुस्सा बढ़ता गया। लतिका ने प्लेट मेज पर रखी और बेफिक्री से बोली, माँ, मैं व्रत में विश्वास नहीं रखती। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। और वैसे भी मुझे साबूदाना से तो नफरत है, आप जानती है ना। अंकिता की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। लतिका, तेरा ये रवैया शादी के बाद तेरे ससुराल में क्या होगा? वहां ये रस्में निभाई जाती हैं, लोग क्या कहेंगे? लतिका ने ठंडी सांस ली और होठों पर हल्की मुस्कान आई। क्या होगा? बस मैं अपनी सास को सबक सिखाऊंगी। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता इन सब बेकार की परंपराओं के लिए। उसने हंसते हुए कहा। वह पर्स उठाकर बोली, मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती हूं। उसकी बातों से अंकिता का दिल बैठ गया। बेटी का ये बेफिक्र रवैया उसे चुभ रहा था। उसने सोचा, अगर आज ही इसे सबक नहीं सिखाया तो आगे चलकर ये अपने ससुराल वालों का दिल तोड़ देगी। लतिका पार्टी के लिए तैयार होकर निकल गई। अंकिता देर रात तक सोचती रही। घर में सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। अचानक उसने निर्णय ले लिया, लतिका की शादी कर दी जाए। शायद जिम्मेदारियों का बोझ उसे समझदारी सिखा दे। रात को उसने अपने फोन से पंडित जी को कॉल किया। पंडित जी, कल सुबह घर आ जाइएगा, लतिका की कुंडली देखनी है, उसने धीमी आवाज में कहा। फोन रखते ही अंकिता ने खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी कमरे में फैल रही थी। उसने लंबी सांस ली, पर उसे नहीं पता था कि लतिका का साबूदाने से नफरत का राज एक ऐसी बात थी जो कभी किसी ने नहीं सुनी। एक ऐसा सच जिसे वो सालों से छुपा रही थी। सुबह की पहली किरण भी घर में नहीं पहुंची थी कि लतिका की जिंदगी बदल गई। अंकिता के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। कल तेरी शादी है लतिका, अब कोई बहस नहीं। लतिका ने सोचा था कि मां मजाक कर रही हैं, लेकिन अगले ही दिन बिना किसी तैयारी के उसकी शादी राजेश से हो गई। मन में ढेरों सवाल थे, पर जवाब देने वाला कोई नहीं। दुल्हन बनकर जब वो ससुराल पहुंची तो फूल देवी दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी थी। आओ बहू, घर में स्वागत है, आवाज में अपनापन था। लतिका का मन थोड़ा हल्का हुआ। घर के बाकी सदस्य, राजेश, ननद प्रिया, छोटे छोटे बच्चे, सब मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। वाह, ये तो बहुत कूल फैमिली है, अब तो मजे ही मजे होंगे, लतिका ने मन ही मन सोचा। फूल देवी ने प्यार से उसका माथा सहलाया और कहा, बहू तू बहुत थक गई होगी, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। ये सुनकर लतिका को सुकून मिला। आखिरकार लंबे दिन के बाद उसे चैन की नींद मिलेगी। पर रात के 3 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। लतिका की नींद खुल गई। उसने छिड़कर दरवाजा खोला। सामने फूल देवी खड़ी थी। इतनी देर क्यों लगा दी?
चल जल्दी रसोई में आ। लतिका को समझ नहीं आया कि इस वक्त क्या काम होगा। मां जी, इतनी रात को? उसने धीमी आवाज में कहा। फूल देवी ने कड़क निगाहों से कहा, बहू ये घर की रीत है, चल रसोई में। रसोई में पहुंचते ही उसने देखा कोने में 10 किलो का साबूदाने का बोरा रखा था। बहू, आज से तू हमारी पसंद का खाना बनाएगी। सबसे पहले साबूदाना खिचड़ी बना। लतिका का चेहरा उतर गया। साबूदाना। उसके होंठ सूख गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। थकी आंखों से उसने बर्तन निकाले और काम शुरू कर दिया। घंटों बीत गए। थकान से उसका बदन टूट रहा था। हर बार जब वो प्लेट लेकर जाती, कोई कहता, बहू थोड़ा और दे दो। फूलदेवी बार बार मुस्कुरा रही थी, जैसे ये सब पहले से तय हो। सुबह 11 बजे तक पूरा परिवार पेट भरकर खा चुका था। लतिका की हथेलियां जल चुकी थीं। आंखों में नींद और आंसुओं का सैलाब था। जा बहू, अब सो जा, तू थक गई होगी, फूलदेवी ने मुस्कान के साथ कहा। लतिका ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गई। कुछ ही मिनटों में वो गहरी नींद में चली गई। दरवाजा धीरे से बंद करते हुए फूलदेवी ने रहस्यमयी मुस्कान दी। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे ये आधी रात की परीक्षा अभी बस शुरुआत। शाम का समय था। लतिका कई घंटों की नींद के बाद उठी। शरीर में दर्द था, लेकिन उसने सोचा, चलो आज कुछ स्वादिष्ट बना लूं, शायद सबको अच्छा लगे। वो धीरे धीरे रसोई में गई, आलू निकाले और मसाले सजाने लगी। तभी पीछे से फूलदेवी की तेज आवाज आई, बहू ये सब क्या कर रही है? जल्दी से 10 किलो साबूदाना खिचड़ी बनाना शुरू कर, सबको भूख लगी है। लतिका का मन बुझ गया। उसने चुपचाप आलू वापस रखे और वही रोज का काम शुरू कर दिया। दिन पर दिन यही सिलसिला चलता गया। हर सुबह और रात लतिका सिर्फ साबूदाना खिचड़ी बनाती, बार बार परोसती। उसकी हथेलियां जल चुकी थीं। मिर्च काटते काटते उंगलियों में छाले पड़ गए थे। भूख और कमजोरी ने उसे कमजोर कर दिया था, क्योंकि वो खुद कभी ये खिचड़ी नहीं खाती थी। प्लेटों में परोसते समय उसकी आंखों में थकान और डर दोनों साफ दिखते। एक दिन सुबह रसोई में काम करते करते उसका सिर घूमने लगा। बहू ये क्या? फूलदेवी चीखी, लेकिन उससे पहले लतिका जमीन पर गिर पड़ी। राजेश दौड़ता हुआ आया। लतिका! उसने अपनी पत्नी को बाहों में उठाया और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही देर में घर का डॉक्टर आया। उसने लतिका की जांच की और कहा, इसे आराम की सख्त जरूरत है, कमजोरी बहुत है। ये ठीक से खाती क्यों नहीं? लतिका ने डॉक्टर की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने सबको हैरान कर दिया। उस दिन के लिए फूलदेवी और प्रिया को खुद रसोई संभालनी पड़ी। दोनों ने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई। फूलदेवी का चेहरा चिढ़ से भरा था। बहू भी ना कुछ काम ठीक से नहीं कर सकती, अब ये सब मुझे करना पड़ रहा है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। जब खाना परोसा जाने लगा, सबने फिर से साबूदाना खिचड़ी की मांग की। फूलदेवी का धैर्य टूट गया। प्रिया जल्दी कर, सबको खिचड़ी दे, ये आलसी बहू तो बस सोने के लिए है। लतिका कमरे में लेटी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ बंद। डॉक्टर की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। तुम ठीक से क्यों नहीं खाती लतिका? क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो सच उसकी जुबान पर आते ही तूफान ला सकता था। अगली सुबह भी फूलदेवी ने कमर कस कर खिचड़ी बनाने की ठानी, लेकिन इस बार उसने खुद चूल्हा संभाल लिया। आज बहू को आराम है, मैं कर लूंगी, उसने सोचा। पहले पहले तो सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही 3 से 4 किलो साबूदाना तैयार हुआ, फूलदेवी का दम फूलने लगा। हाथों से पसीना टपक रहा था। अरे बस करो, अब जिसके खाने का मन है खुद बना ले, उसने गुस्से में बेलन फेंकते हुए कहा। घर में सन्नाटा छा गया। प्रिया और राजेश एक दूसरे को देखने लगे। गोलू और रितु डरकर कमरे में छिप गए। पूरे परिवार को अचानक एहसास हुआ कि लतिका से रोज इतना काम करवाना कितना गलत था। अगले दिन सुबह लतिका धीरे धीरे उठी। शरीर अब भी कमजोर था। उसने सोचा, आज फिर मुझे रसोई में जाना होगा। पर जब वो रसोई पहुंची तो हैरान रह गई। पूरा परिवार हॉल में बैठा मुस्कुरा रहा था। राजेश आगे बढ़ा और बोला, अब से तू वही बनाएगी जो तेरा मन करे, खिचड़ी, बस हफ्ते में एक बार।
लतिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। फूल देवी ने प्यार से उसका हाथ थामा। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर ज्यादती की। शाम को जब सब साथ बैठे, लतिका ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। धीरे से बोली, माँ जी, मुझे बचपन से साबूदाना देखकर डर लगता है। एक बार स्कूल के फास्टिंग डे पर मैंने बहुत खा लिया था। क्लास में नींद आ गई। टीचर ने सबके सामने मुझे बुरी तरह डांट दिया। तब से साबूदाना की खुशबू भी मुझे डरा देती है। घर में सन्नाटा छा गया। फूल देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लतिका को गले से लगा लिया। अरे पगली, तुझे बताना चाहिए था। मैं तो बस सोचा कि तुझे घर की रीत सिखाऊं। मैंने तेरी तकलीफ बढ़ा दी। लतिका की आंखों से आंसू बह निकले। घर में पहली बार राहत का माहौल था। उस दिन के बाद से इस घर में प्यार की खुशबू फैल गई। साबूदाना खिचड़ी अब भी बनती थी, लेकिन सिर्फ हफ्ते में एक बार। बाकी दिनों में लतिका का मनपसंद खाना। फूल देवी हर रोज उसे देखती और सोचती, कभी कभी एक बहू को समझने के लिए उसे परखने के बजाय बस सुन लेना चाहिए।